हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सीख लिया था कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालांकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नॉलेजफुल भी है, ये बहुत ही काम आएगा आपके आगे। तो टॉपिक है हमारा कंटिजेंट असेट एंड कंटिजेंट लायबिलिटी। हम लोगों ने अभी तक असेट सीखा क्या होता है, लायबिलिटी सीखा क्या होता है। एक बार मैं अगर रिकैप करवाना चाहूं तो क्या था हमारा असेट? क्या था असेट? हमारा वो चीज है जो मेरा है, जिसके ऊपर मेरा राइट है, जिसकी ओनरशिप मेरे पास है, वो मेरे कंट्रोल में है। उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किसे मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है। उसका यूज कौन कर सकता है? उसको कंट्रोल कौन कर सकता है? वो मैं कर सकता हूं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अपना असेट बोलेंगे। लाइबिलिटी क्या पढ़ते थे हम लोग? लाइबिलिटी में ये पढ़ते थे कि जो चीज मेरे पास है लेकिन वो मेरा नहीं है। अगर किसी का कुछ रुपया मेरे पास है लेकिन वो मेरा नहीं है, वो किसी और का है, तो हमको कल को होके किसी को वो चुकाना पड़ेगा। किसी को जिसका है वो उसको देना पड़ेगा। तो अगर हमको किसी को कुछ देना है, मेरे ऊपर किसी का कोई ऑब्लिगेशन है, मेरा कोई कर्तव्य है, हम किसी को कुछ देने के लिए बाध्य हैं, तो उसको हम क्या बोलते थे? लाइबिलिटी बोलते थे। सिंपल वर्ड्स में ऑब्लिगेशन टू पे। ठीक है। तो असेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है, ये हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया था। इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कंटिंजेंट वर्ड ऐड होने से, ये जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ये कंटिंजेंट वर्ड ऐड हो गया। तो इस कंटिंजेंट वर्ड के ऐड हो जाने से क्या चेंज हो गया है, इससे क्या मतलब चेंज हो गया है, और कंटिंजेंट असेट किसको बोलते हैं और कंटिंजेंट लायबिलिटी किसको बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होगे, यहाँ पे ओवरव्यू सेक्शन में ही मैं हल्का सा जूम कर देता हूँ। हाँ, देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, देखिए। हाँ। कंटिंजेंट असेट में क्या लिखा है? कंटिंजेंट असेट मतलब लिखा है अ पॉसिबल असेट। ध्यान से देखिएगा, अ पॉसिबल असेट। पॉसिबल मतलब क्या होता है? पॉसिबल मतलब है, पॉसिबल का मतलब होता है संभावना। तो पॉसिबल असेट का क्या कहने का मतलब हो सकता है यहाँ पे? तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो असेट मेरा नहीं है, जो मेरा अभी असेट है नहीं, लेकिन उसके असेट होने का संभावना है, उसके असेट होने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। क्या वो मेरा असेट है? अभी नहीं, वो मेरा असेट नहीं है अभी। वो क्या है? असेट हो सकता है। इन फ्यूचर वो मेरा असेट हो सकता है। उसको क्या बोलते हैं? पॉसिबल असेट। अराइजेस फ्रॉम, जो पैदा लेगा कहां से? अराइजेस फ्रॉम, जो जन्म होगा कहां से? पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट मतलब पीछे कोई घटना घट चुकी होगी। पीछे कोई घटना ऐसी घट चुकी है। पीछे मतलब क्या? अरे आज की बात कर रहे हैं ना हम आज किसी चीज को लेके ऐसा सोच रहे हैं कि वो मेरा असेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आज के पीछे यानी पास्ट इवेंट, आज से पहले कोई घटना ऐसी घटी होगी, पास्ट इवेंट कुछ हुआ होगा जिससे वो अराइज हो रहा है, जिससे वो अराइज हो रहा है, जिससे वो अराइज सॉरी जिससे वो अराइज हो रहा है। ठीक है। एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड। मतलब कोई एक ऐसा असेट जिसके होने का संभावना पिछले कोई घटना से हो, और वो कंफर्म तभी हो, संभावना जो है वो तभी कंफर्म, एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म। विल बी देखिए यहां पे गौर से, विल बी एग्जिस्टेंस जो है वो कंफर्म तभी होगा ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। यहां पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मतलब समझाना है। अभी अभी हम लोग हर एक वर्ड को अच्छे से सीखेंगे, बट यहां पे थोड़ा सा सोचिए। यहां पे कह रहा है अ पॉसिबल असेट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट। एक संभावित असेट, क्या वो मेरा असेट है? नहीं, मेरा अभी असेट नहीं है। हो सकता है, संभावना है हो जाने की। ठीक है। अगर कोई मेरा असेट है जिसके होने की संभावना है,
मेरे पिछले किए गए कुछ कामों की वजह से, पास्ट इवेंट की वजह से, और उसका होने का जो संभावना है ना, वो तभी कंफर्म होगा, वो तभी सुनिश्चित होगा, ओनली आफ्टर अकरेंस, ओनली आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस। अकरेंस मतलब कुछ घटित हो जाता है या कुछ नहीं घटित होता है। नॉन अकरेंस मतलब कुछ नहीं होना, किसी चीज का नहीं अकर करना। या तो कुछ अकर कर जाता है तो कंफर्म हो जाता है, या तो कुछ नहीं अकर करता है तो कंफर्म हो जाता है। तो सर या तो दोनों ही बात बोल रहे हैं, या तो अकर होगा या तो नहीं होगा। तो भाई दोनों को एक साथ नहीं देखना है ना, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। या तो अकर, अगर अकर हो गया और उसी पे डिपेंड करा था किसी चीज का असेट बनना। हम अभी डेफिनेशन समझा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जब हम एग्जांपल में आएंगे तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हम जब एग्जांपल डिस्कस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि किसी भी सिचुएशन, किसी भी इवेंट के हो जाने या नहीं हो जाने से अगर कोई असेट मेरा कंफर्म हो जाता है, क्या वो इवेंट जो है वो इवेंट सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए? ऑब्वियसली अनसर्टेन होना चाहिए। अरे भाई अगर सर्टेन होगा, सर्टेन मतलब अगर सुनिश्चित है, सर्टेन होना मतलब सुनिश्चित होना। यहां पे क्या बोल रहे हैं, अनसर्टेन होना चाहिए। अगर अगर सर्टेन होगा, अगर सर्टेनिटी होगा तो तुमको पता ही रहेगा ना कि ये होना है कि नहीं होना है। तो उससे फिर पॉसिबिलिटी की बात कैसा? अगर पता है कि होना है और उस होने पे डिपेंड करते कि मेरा असेट होगा कि नहीं होगा, तो अगर और पता है कि होना है तो मेरा असेट मान लो ना सीधा। और अगर पता ही है कि वो नहीं होना है और उस चीज के होने पे मेरा असेट डिपेंड करता है और वो नहीं होना है, हमको पता ही है, सर्टेन है कि नहीं होना है, तो फिर वो मेरा असेट नहीं है। तो फिर पॉसिबिलिटी की बात क्यों आ रही है? ये जो पॉसिबिलिटी की बात आ रही है, पॉसिबिलिटी की बात क्यों आ रही है? ये पॉसिबिलिटी की बात इसीलिए आ रही है क्योंकि हमको नहीं पता है ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फ्यूचर का जो इवेंट है वो अनसर्टेन है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो चीज हुआ तो ये मेरा असेट हो जाएगा, अगर ये होने पे ही एसेट है। अगर वो चीज नहीं हुआ तो मेरा एसेट नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा होल्ड रखिए और मैं एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लियर करता हूं, ठीक है। एक बात बताइए, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, ठीक है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट चल गया, किसी पार्टी को लेके, किसी पार्टी का मेरे प्रॉपर्टी को लेके, मेरे पास कुछ जमीनें हैं, उस जमीन को लेके डिस्प्यूट हो गया। विवाद हो जाता है ना जमीनी मामले में, अक्सर ऐसा विवाद होती रहती है। तो ये विवाद हो गया। तो इस विवाद की वजह से क्या हुआ कि बात कोर्ट तक पहुंच गई। अब बात कोर्ट तक पहुंच गई तो जमीन जो है मेरा तभी होगा जब हम वो केस जीत जाएंगे। जब हम वो केस जीत जाएंगे तभी वो मेरा जमीन होगा, नहीं तो वो जमीन मेरा नहीं है। अगर कोर्ट ने मेरे हक में फैसला सुना दिया और कहा कि ये जमीन आपका है, तभी वो जमीन मेरा हो पाएगा, नहीं तो मेरा जमीन नहीं है। और जमीन की वैल्यू है 50 करोड़। जमीन की वैल्यू कितनी है? 50 करोड़। एक्सक्यूज मी। तो अब एक बात बताइए, यहां पे मेरा जो डिस्प्यूट हुआ वो क्या है? पास्ट इवेंट है। क्या है? पास्ट इवेंट है, पीछे पहले कुछ घटना हुआ, पास्ट इवेंट है। अभी जो मैं समझा रहा हूं वो इस डिफिनीशन को समझा रहा हूं, मैं अकाउंट्स में कैसे होता है वो अभी नहीं डिस्कस कर रहा। हालांकि जो समझा रहा हूं वही होता है, बट अभी आप बोलोगे कि डिस्प्यूट होना, पास्ट इवेंट्स कैसे है, तो उस बेसिस पे अभी मैं नहीं जा रहा। मैं बस ये समझा रहा हूं कि एग्जाम्पल के आधार पे आप इस डेफिनेशन को अच्छे तरह से समझ लें, बस मैं ये चाहता हूं। तो मान लो आपके किसी के साथ डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हो गया मतलब झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, विवाद हो गया, जो भी। तो उसके आधार पे आपका केस हो गया और अब जो है वो फैसला कोर्ट का है कि अब वो अगर आपके हक में आता है तो वो जमीन आपका हो जाएगा, अगर आपके हक में नहीं आता है तो फिर वो आपका नहीं रहेगा। और जमीन की वैल्यू कितनी है? 50 करोड़। तो ये 50 करोड़ की जो संपत्ति है, ये क्या आपकी संपत्ति है अभी? तो बोलोगे नहीं आपकी संपत्ति। अरे भाई संपत्ति आपकी तब कब होती है? असेट आपका कब होता है? असेट तो आपका तब होता है ना जब उसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है। क्या उस असेट के ऊपर आपका कंट्रोल है? क्या उसको आप अभी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते हो। डिस्प्यूटेड लैंड को नहीं बेच सकते हो ना। उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर बेच ही नहीं सकते तो कंट्रोल कैसे कर सकते हो? जबकि जब आपके पास उसका ट्रांसफर राइट ही नहीं है तो फिर आप उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हो? नहीं कर रहे हो।
तो मैं यहाँ पे बस ये समझाना चाह रहा हूं कि वो अभी आपका असेट नहीं है। क्या वो आपका असेट हो सकता है? संभावना है कि वो आपका असेट हो सकता है। हाँ, संभावना तो है। चांसेस आर देयर कि अगर मैं केस जीत जाऊं तो मेरा असेट बन जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? पॉसिबल असेट कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल असेट कह सकते हैं। क्या पास्ट इवेंट से अराइज हुआ है? हाँ, ये बिल्कुल पास्ट इवेंट से अराइज हुआ है। क्या उसका जो एग्जिस्टेंस है, क्या वो जो आपका असेट बनेगा, क्या ये इस बात पे तय होता है, इस बात पे डिपेंड करता है, इस बात पे निर्भर करता है कि आप कोई फ्यूचर में होने वाले घटना को घटित होने पे या नहीं होने पे निर्भर करता है क्या? हाँ, बिल्कुल करता है। फ्यूचर में एक घटना होने वाला है जिसका नाम है कोर्ट का फैसला। फ्यूचर में क्या होने वाला है? कोर्ट का फैसला होने वाला है। वो अगर मेरे हक में रहा, अगर वो फैसला मेरे हक में घटा, अगर वो फैसला मेरे हक में रहा तब तो ये जमीन मेरा होगा। अगर वो फैसला मेरे हक में नहीं रहा तो वो जमीन नहीं होगा। तो बताइए, जो कोर्ट का फैसला है, जो कोर्ट का ऑर्डर है, क्या वो सर्टेन है? तो नहीं, सर्टेन तो नहीं है। सर्टेन मतलब क्या सुनिश्चित है कि यही ऑर्डर आएगा? नहीं, वो तो जो कोर्ट जज साहब की मर्जी होगी वो आएगा ना, वही आएगा ना। तो क्या वो सर्टेन है? नहीं, सर्टेन ही, अनसर्टेन। तो इसी का मतलब ये हुआ कि जो संपत्ति आपकी है नहीं लेकिन आपकी हो सकती है फ्यूचर में होने वाले किसी घटने को लेकर या किसी घटने के नहीं होने को लेकर, तो ऐसी संपत्ति आपके लिए क्या हुई? ऐसी संपत्ति को हम बोलते हैं कंटिंजेंट असेट। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? कंटिंजेंट मतलब होता है किसी चीज पे डिपेंड करने वाला। कंटिंजेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज पे डिपेंड करने वाला। कोई चीज मेरा असेट नहीं है, मेरा असेट हो सकता है, पोटेंशियल असेट है। उसका असेट होना डिपेंड करता है कि हम केस जीतेंगे कि नहीं केस जीतेंगे। अगर केस जीत गए तो मेरा असेट है, अगर केस हार गए तो मेरा असेट नहीं है। तो कंटिजेंट मतलब क्या हुआ? कि डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है इस चीज पे कि हम आगे जो होगा उस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा असेट ये होगा कि नहीं होगा। समझे मेरी बात? तो इस तरह से हम लोगों ने कंटिजेंट असेट अभी तक देखा। अब इसके एक एग्जांपल मैंने दिया, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं कि जैसे मैंने किसी से कुछ खरीदा, मैंने किसी से कुछ खरीदा, मान लो मैंने प्लास्टिक खरीदा ये पेन बनाने के लिए। मैंने क्या खरीदा? प्लास्टिक खरीदा। एक सप्लायर बैठा है मेरा दिल्ली में, मैंने उससे प्लास्टिक खरीदा ये पेन बनाने के लिए। उसने क्या किया, मुझे जो उसने प्लास्टिक सप्लाई किया ना, वो लो क्वालिटी का सप्लाई कर दिया, सस्ता सप्लाई कर दिया, कमजोर सप्लाई कर दिया। उस प्लास्टिक से मैंने पेन बनाया, पेन मेरा कमजोर हो गया। मेरा पेन क्या हो गया? कमजोर हो गया। मेरे पेन की क्वालिटी खराब हो गई। अब इस पेन की क्वालिटी खराब होने के कारण मेरी मार्केट में इंप्रेशन खराब हो गई। मैं आगे मार्केट में पेन बेच रहा हूं ना, तो मेरी क्या हुई? मार्केट में इंप्रेशन खराब हो गई। मेरे कस्टमर की लॉयल्टी खराब हो गई। मेरे कस्टमर खराब हो गए होंगे ना, मेरे से ऑर्डर छूटेंगे ना। जहां मेरी 500 पेन की बिक्री हो रही थी वहां मेरा कहीं ना कहीं सप्लाई गिरेगा कि नहीं, डिमांड गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो एक बात बताओ, क्या मैं कंप्लेन करूंगा कि नहीं करूंगा जिससे मैंने ये प्लास्टिक खरीदा था उसको, कि भैया आपने जो प्लास्टिक दी थी वो बहुत ही लो क्वालिटी का था, उस पे से मैंने जो पेन बनाया और मेरा पेन बिक ही नहीं रहा है, मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया। जो मेरा सामान का लॉस हुआ वो तो हुआ ही, जो मेरा प्लास्टिक का जो दाम था जो आपने लिया लो क्वालिटी का दिया वो लॉस तो हुआ ही। मुझे उस लॉस की फिक्र भी नहीं है। मुझे किसकी फिक्र है? कि मेरा कस्टमर बेस खराब हुआ। कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मुझे किसकी फिक्र है? मुझे मेरे कस्टमर केस की फिक्र है। मैंने क्या किया? उस कंपनी में जाके केस कर दिया। केस कर दिया कि भैया मुझे कॉम्पनसेशन दो, मुझे कॉम्पनसेशन दो। किस चीज का कॉम्पनसेशन भाई? कि मेरा इतना बड़ा कस्टमर बेस खराब हुआ है, मैंने कस्टमर का विश्वास तोड़ा है तुम्हारी वजह से, मुझे क्या दो? कॉम्पनसेशन दो, मुझे हट जाना चाहिए। तो इस बात पे मैं चला गया कोर्ट में। अब एक बात बताओ, मैं गया कोर्ट में, मैंने अपने वकील से बात की। मेरे वकील ने मुझे बताया क्या कोई चांस है क्या कि हमको केस जीत सकते हैं? तो मेरे वकील ने बताया कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा खासा चांस है कि आप केस जीत जाओगे। तो एक बात बताओ, मुझे मान लो अगर मैं केस जीत जाता तो मुझे उससे कंपनसेशन में 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो एक बात बताओ, ये 5 करोड़ रुपया जो है मेरे लिए संपत्ति है, असेट है? असेट नहीं है, पॉसिबल असेट है। पॉसिबल असेट है। क्या है? पॉसिबल असेट है, जो पास्ट इवेंट से अराइज किया। ये जो प्लास्टिक खरीदने वाला इवेंट हुआ ना, इससे अराइज किया है। एंड देयर एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म। कब कंफर्म होगा? जब हम केस जीत जाएंगे। आफ्टर अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। क्या जो केस जीतना मेरा सर्टेन है क्या? नहीं, अनसर्टेन है।
तो इस केस में ये जो मेरा 5 करोड़ का कॉम्पनसेशन, इसको तुम क्या बोलेंगे? कंटिजेंट असेट। इसको, ये मेरा संपत्ति कब होगा? जब हम केस जीत जाएंगे। उससे पहले क्या है? कंटिजेंट असेट है। कंटिजेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? केस के जीतने पे। अगर केस जीतूंगा तो असेट बनेगा, नहीं जीतूंगा तो नहीं बनेगा। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से कंटिजेंट असेट समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जिस तरह से कंटिजेंट असेट आप लोगों को समझ में आया है, अब बहुत ही कम टाइम में हम लोग कंटिजेंट लायबिलिटी को भी समझ लेंगे, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट था वो यहीं तक था। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है? ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। जैसे मैंने ये प्लास्टिक पेन और 5 करोड़ के कॉम्पनसेशन की बात कही है, तो अगर मैं अपने नजर से देखूंगा तो वो 5 करोड़ मेरे लिए क्या है? कंटिजेंट असेट है। सेम आप, अब हम नजर चेंज कर लेते हैं। हम किसके नजर से देखेंगे? जिस कंपनी से मैंने प्लास्टिक खरीदी थी उस कंपनी के नजर से देखेंगे। तो बताइए, उसके माथे पे एक तलवार लटकती दिख रही है कि नहीं दिख रही 5 करोड़ की? कि भाई कल को अगर वो केस हार गया, अगर कल को मैं केस जीत गया, तो उसको 5 करोड़ चुकाना पड़ जाएगा मुझे। वो 5 करोड़ देगा ना मुझे। तो ये 5 करोड़ की लाइबिलिटी उसके माथे पे चढ़ती हुई दिख रही है ना? क्या लाइबिलिटी चढ़ गई क्या? नहीं, अभी नहीं चढ़ी है। कब चढ़ेगी? जब कोर्ट के फैसला सुना देगा। तो अभी क्या है? अभी वो कंटिजेंट है, अभी वो लाइबिलिटी नहीं है, अभी वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है। ठीक है, वो कंफर्म कब होगा? कोर्ट के फैसले आने के बाद। तो सेम चीज है, बस सेम चीज है, बस नजरिया बदल गया। अगर कोई एक चीज किसी के लिए कंटिजेंट असेट होता है तो दूसरा किसी के लिए कंटिजेंट लायबिलिटी होता है। सेम चीज। तो अगर कुछ चीज मेरे लिए कंटिजेंट असेट है तो वही सेम चीज दूसरे पार्टी के लिए क्या होगा? कंटिजेंट लायबिलिटी होगा। आई होप मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कंटिजेंट असेट क्या होता है। अभी देखिए कंटिजेंट लायबिलिटी में भी देखते हैं। अब पॉसिबल ऑब्लिगेशन, यहां पे क्या था? असेट था, यहां पे क्या था? ऑब्लिगेशन है। अराइजिंग फ्रॉम, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, सेम चीज, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड मे अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन ऑकरेंस। जो पास्ट इवेंट से अराइज कर रहा है, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, पॉसिबल, पॉसिबल, और मे अराइज, या अराइज कर रहा है या फिर कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। भविष्य में होने वाले अनसर्टेन घटना से वो अराइज हो सकता है, या किसी घटना के नहीं होने से वो अराइज हो सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे? कंटिजेंट लायबिलिटी। मान लो कल को मेरा किसी कस्टमर ने मुझ पर केस कर दिया 2 करोड़ का मुझे हर्जाना भरने के लिए, तो अगर वो केस हम जीत जाते हैं तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। अगर हम हार जाते तो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो सेम चीज है। तो क्या वो लायबिलिटी बन जाएगा? लायबिलिटी बन जाएगा। कब? जब केस हार जाएंगे। आज के दिन क्या है? आज के दिन में लायबिलिटी है नहीं, आज के दिन में मेरा कंटिजेंट लायबिलिटी, आज के दिन। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी बात। अब आगे आगे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, सॉरी, आगे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो भी सेम ही है। देखिए, सेम चीज यहाँ पे जो हम लोग ऊपर में देखे हैं वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फ्यूचर नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज। ये जो फ्यूचर इवेंट है ना, ये जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होनी चाहिए ना, ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। अगर एंटिटी इसको कंट्रोल कर ही सकता है तो फिर ये, अगर एंटिटी इसको कंट्रोल कर सकता है तो क्या ये फिर अनसर्टेन कैसे हुआ? तब तो ये सर्टेन है ना। तो ये एंटिटी के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, it usually arises from unplanned and unexpected events that give rise to a possibility influence। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिजेंट असेट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? अब देखेंगे कंटिजेंट असेट का ट्रीटमेंट क्या करते हैं। तो कंटिजेंट असेट नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग डिस्क्लोज नहीं करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट का जो लास्ट वाला कंक्लूसिव पार्ट होता है, जिसमें पीएल आता है, बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट लॉस आता है, बैलेंस शीट आता है, कैश फ्लो आता है, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या उसमें दिखाएंगे क्या फाइनेंशियल कंटिजेंट असेट को? नहीं, उसमें नहीं दिखाएंगे। कंटिजेंट असेट को क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। यूजुअली डिस्क्लोज करेंगे कहां पे? रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी, इसको बोलेंगे बोर्ड रिपोर्ट में दिखाएंगे। कहां पे दिखाएंगे? बोर्ड रिपोर्ट में। बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक, जो हर कंपनी का जो बीओडी होता है वो एक रिपोर्ट सबमिट करता है एजीएम में। एजीएम अभी नहीं समझ में आएगा आप लोग को, बोर्ड रिपोर्ट में। ठीक है, उसमें दिखाएंगे।
तो कंटीजेंट एसेट को क्या करते हैं, बोर्ड रिपोर्ट में हम लोग डिस्क्लोज कर देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है क्या, नहीं आता है, क्योंकि मेरा एसेट ही नहीं है ना। अभी देखिए कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, ये हम लोग जैसे देखे वही है, ठीक है। नॉट ओनली विद इन द कंट्रोल ऑफ इंटरप्राइज, या फिर और, यहां पे दिया हुआ देखिए, यहां पे और की बात कर रहा है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट, अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, पॉसिबल नहीं, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड because it is probable that on outflow of the resource embodying economic benefit will require to settle the obligation, or reliable estimate of the amount of obligation cannot be made. इसका इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबल ऑब्लिगेशन, जो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, मतलब कि हमको अगर लग रहा है कि हमको कल को किसी को पैसा देना पड़ सकता है, लेकिन वो देना जो पड़ सकता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई घटना घटे या नहीं घटे, तो वो उसको पॉसिबल ऑब्लिगेशन कहेंगे, और वो तो मेरा कंटीजेंट लायबिलिटी है ही है। उसके अलावा और क्या कंटीजेंट लायबिलिटी है, कि जो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, जो मेरा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, उसमें हमको ये पता नहीं है, उसमें हमको ये पता नहीं है कि हम किसको पैसा देंगे। हम जो देंगे, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडीइंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल रिक्वायर टू सेटल ऑब्लिगेशन, में कितना देंगे। दूसरा कह रहा है रिलायबल एस्टिमेट, रिलायबल एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना हमको देना है ताकि वो सेटल हो जाए। समझ पा रहे, मतलब कि हमको किसको देना है, कितना देना है, हमको कुछ पता नहीं है, देना है हमको वो पता है। उस केस में क्या करेंगे, वो हमारा कंटीजेंट लायबिलिटी हो। आई होप मेरी बात अभी तक आप लोगों को समझ में आ रही हो। अभी कुछ कुछ टर्म्स है, ये एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें जो एक्सप्लेन किया हम लोग वही दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ने अभी तक देखा कंटीजेंट असेट, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी को लेके आप लोग एक बार देख लीजिए, इसको बुक्स में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो लिखा हुआ है an enterprise should not recognize any contingent liability in balance sheet, however it is required to be disclosed in notes to account. notes to account क्या होता है, बैलेंस शीट जब हम लोग बनाते हैं ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं ना, तो उसमें जितना भी हर एक आइटम होता है ना, जैसे असेट के साइड में प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, तो ये सब होता है ना, तो उसको डिटेल करने के लिए, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर तो सब कुछ लिख नहीं सकते। अब जैसे प्लांट एंड मशीनरी एक बहुत बड़ा हेडिंग हो गया, वो हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर में क्या सब है, कौन सा प्लांट है, कौन सा मशीनरी है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, आगे चल के हम लोग इसको और डिटेल में समझेंगे। तो नोट्स टू अकाउंट में हम लोग को डिस्क्लोज कर देना पड़ेगा कि इतना का कंपनी का या इतना का बिजनेस का कंटीजेंट लायबिलिटी है। क्या मेरे बैलेंस शीट में आएगा, क्या नहीं, बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हालांकि नोट्स टू अकाउंट में वही चीज आता है जो बैलेंस शीट में आता है, लेकिन कंटीजेंट लायबिलिटी जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, अलग से सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में आएगा। ठीक है, कब तक, अनलेस पॉसिबल, तब तक यहाँ पे, जब तक अनलेस पॉसिबिलिटी ऑफ द आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडीइंग इकोनॉमिक बेनिफिट इज रिमूव। अगर कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है कि हमको किसी को कुछ देना पड़ेगा, तो हम उस लोग उसको इग्नोर करके बोर्ड रिपोर्ट में भी दे सकते हैं, नहीं तो हमको इसमें शो करना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट में। ठीक है, इस लायबिलिटी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली असेस करते रहेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बेसिस पे असेस करते रहेंगे। असेस मतलब these liability are assessed continuously to determine whether an outflow of resources embodying economic benefit has become probable। जिस दिन हमको लगेगा कि हमको अब देना तय ही हो गया है, उस दिन क्या करेंगे, हम उसको कंटीजेंट लायबिलिटी से हटा के अपना लायबिलिटी प्रोविजन बना लेंगे उसके आगे। अब प्रोविजन क्या होता है हम लोग अभी आगे कुछ देर में देखने वाले हैं। ठीक है, इफ इट बिकम्स प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल रिक्वायर्ड फॉर एन आइटम प्रीवियसली डील्ड विद एन डील्ड विद एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी, अगर इस चीज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमको किसी को अब देना ही है, तो हम क्या करेंगे, उसको कंटीजेंट लायबिलिटी के हेडिंग से हटा के उसको प्रोविजन बना लेंगे। प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड इन विच द चेंज इन प्रोबेबिलिटी। कब बनाएंगे, जिस पीरियड में ऐसा बदलाव आएगा। कौन सा बदलाव, प्रोबेबिलिटी बढ़ने का बदलाव। ठीक है, इसी तरह से सेम चीज हम लोग असेट में भी कर सकते हैं। कंटीजेंट असेट आर असेस्ड कंटिन्यूअली एंड इफ इट हैज बिकम वर्चुअली सर्टेन दैट इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट विल अराइज। जिस दिन कंपनी को, बिजनेस को ऐसा लगने लगेगा कि हाँ अब पैसा आना तय ही हो गया है, अब हमको असेट मेरा होना तय ही हो गया है, उस दिन हम क्या करेंगे, उसको कंटीजेंट असेट से हटा के अपना उसको असेट क्रिएट कर लेंगे।
द असेट एंड द रिलेटेड इनकम आर रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड इन विच द चेंज अकर्स। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कंटिजेंट एसेट क्या होता है, कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों को बुक्स में किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो कंटिजेंट एसेट क्या होता है, वो ऐसा एसेट जो फ्यूचर किसी भी फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड करता है कि वो मेरा होगा कि नहीं होगा। कंटिजेंट लायबिलिटी क्या होता है, फ्यूचर के किसी इवेंट पे डिपेंड करता है कि हमको किसी को कुछ देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कंटिजेंट एसेट को हम कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, कंटिजेंट एसेट को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिपोर्ट में शो करते हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं लाते हैं। कंटिजेंट लायबिलिटी को क्या करते हैं, कंटिजेंट लायबिलिटी को हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लाते हैं, क्योंकि नोट टू अकाउंट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो लाते हैं लेकिन उसको बैलेंस शीट में नहीं ले जाते हैं, उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में रख के रखते हैं। ऐसे भेदभाव क्यों करते हैं भैया, ऐसे भेदभाव इसलिए करते हैं क्योंकि आप लोग कॉन्सेप्ट वाले क्लास में आप लोगों को याद होगा, मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि फ्यूचर का लॉस मेरा आज का लॉस, लेकिन फ्यूचर का इनकम मेरा आज का इनकम नहीं। तो असेट के केस में सेम है, हमको फ्यूचर में अगर कोई पैसा मिलने वाला है या मेरी कोई संपत्ति बनने वाली है तो हम उसको आज के दिन में कहीं नहीं रखेंगे, इसलिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बाहर रख दिया, बोर्ड रिपोर्ट में रख दिया था कि बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को पता रहे। ठीक है, तो उसको क्या किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बाहर रख दिया। लेकिन अगर कल का लॉस, कल के लॉस को हम आज का लॉस मानेंगे, तो कल का अगर मेरा कोई लॉस है, अगर हमको लग रहा है कि कल को हमको किसी को कुछ पैसा देना पड़ सकता है कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद या कोई भी ऐसा घटना घटने के बाद, तो हम क्या करेंगे, आज ही से उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो भैया हम बैलेंस शीट में तो नहीं रख सकते क्योंकि वो लायबिलिटी सर्टेन तो नहीं हुआ है, हमको तो नहीं पता है कि कितना रुपया देना पड़ेगा कितना रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको नोट्स अकाउंट में डाल के रखेंगे। तो यही लॉजिक होता है कि हम लोग कंटिजेंट एसेट को बोर्ड रिपोर्ट में दिखाते हैं और कंटिजेंट लायबिलिटी को नोट्स अकाउंट में दिखाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी अभी तक। ठीक है, उसके बाद कंपनी क्या करेगा, उसको कंटिन्यूअस बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे असेसमेंट करता रहेगा कि क्या इसको कंटिजेंट एसेट में दिखाते रहना सही है या इसको हटा के असेट में डाल दें, या कंटिजेंट लायबिलिटी में दिखाते रहना चाहिए या इसको हटा के लायबिलिटी में डाल दें। तो ये असेसमेंट करता रहेगा। जिस दिन भी उसको लगेगा कि नहीं हाँ प्रोबेबिलिटी जो है ये बढ़ गया है, पॉसिबिलिटी बढ़ गया है, चांसेस बढ़ गए, तो उसको क्या करेगा, रिक्लासिफाई कर देगा। ठीक है, यहां तक अभी तक हम लोगों ने यहां तक सीखा है। उसके बाद दो छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी हम लोग अच्छे से जानते हैं, लायबिलिटी क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू पे, जिसका कंफर्मेशन हो चुका है कि हमको किसी को कुछ देना ही है, कितना रुपया देना है, किसको देना है, सब पता है, तो मेरा प्योर लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है। उसके बाद अगर हमको पता है कि अगर हमको नहीं पता है कि कल को हमको देना पड़ सकता है, हमको लेकिन देना पड़ सकता है, वो किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है, कितना देना है वो हमको नहीं पता, अभी हमको ज्यादा कुछ पता ही नहीं, हमको बस ये भी नहीं पता कि हमको देना पड़ेगा ही कि नहीं, देना पड़ेगा ही पड़ेगा, हमको ये भी नहीं पता है, बस देना पड़ सकता है, किसी चीज का ऐसा हो जाएगा अगर कुछ तो हमको देना पड़ सकता है, उसको कंटिजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो एक बार ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग का है वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन कंटिजेंट लायबिलिटी एंड प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है, अभी सुनिए प्रोविजन क्या होता है। तो प्रोविजन होता है कि जब हमको पता रहता है कि हमको किसी को कुछ देना है, हमको किसी को कुछ देना है या मेरा कोई खर्चा होने वाला है, तो खर्चा होने के लिए हम कुछ पैसा साइड में अलग से करके रख लेते हैं, साइड में अलग से करके, जैसे आप से फॉर एग्जांपल आपको पॉकेट मनी मिलता है 100 रुपए, ठीक है, हफ्ते का 100 रुपए मिलता है आपको पॉकेट मनी, ठीक है, आप क्या करते हो, उसमें से 20 रुपया हर हफ्ते साइड करके रख लेते हो। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि आप स्कूल से आते टाइम समोसा आपको खाना है, तो समोसे के खर्चे के लिए आप क्या करते हो, अपने पॉकेट मनी में से हर हफ्ते 20 रुपए साइड करके रख लेते हो। तो इस 20 रुपए को क्या बोलेंगे, आप इस समोसे के खर्चे के लिए प्रोविजन खड़ा कर रहे हो, प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो। प्रोविजन मतलब प्रावधान बनाना, मतलब कि कल को हमको सोचना ना पड़े कि हम वो समोसे कहां से खाएंगे, मतलब हमको कल को खर्चा कहां से करेंगे इसके लिए सोचना नहीं पड़े, हम अभी से पैसे उसके लिए गुल्लक में बना के जमा कर दें, तो एक तरह से उसको प्रोविजन कहते हैं। क्या ये आपका लायबिलिटी है एक तरह से, कि खर्चा होगा तो आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वहां पे लायबिलिटी हो सकता है। क्या ये पता नहीं है कि कितना लायबिलिटी होगा, नहीं हमको पता नहीं है कितना लायबिलिटी होगा, लेकिन लायबिलिटी होगा ये पता है, लेकिन खर्चा हम समोसा कितने का आएगा हमको भी नहीं पता है। हो सकता है समोसा 10 रुपए का आ जाए, हो सकता है समोसा 12 रुपए का आ जाए, लेकिन हो सकता है समोसा 25 रुपए का भी आए, हमने एक अनुमान के तौर पे 20 रुपए साइड करके रख लिए, ठीक है, तो हमको पता नहीं कि कितने का लायबिलिटी आएगा, वो लायबिलिटी ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि लायबिलिटी आएगा ही आएगा। तो उस केस में क्या कहेंगे, उसको प्रोविजन खड़ा करना, उस केस में कहेंगे वो प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं।
देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन मीन्स एनी अमाउंट रिटेन ऑफ और रिटेन्ड बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर डिप्रिसिएशन रिन्यूअल फॉर डिमिनिशन इन वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पे डिप्रिसिएशन की बात करने लग गया। हालांकि हम लोग डिप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव से नहीं अभी तक देखे डिप्रिसिएशन, क्योंकि सीखना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए मेन बात, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग फॉर एनी नॉन लाइबिलिटी, एनी नॉन लाइबिलिटी ऑफ विच द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड विद सब्सटेंशियल एक्यूरेसी। लाइबिलिटी नोन है, हमको पता है कि हमको किसी को देना है, लेकिन अमाउंट डिटरमिन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना देना है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, प्रोविजन बनाते हैं। यहां देखिए, यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ है, प्रोविजन इज द प्रेजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी इज ए पॉसिबल ऑब्लिगेशन। ये आज का लाइबिलिटी है, प्रोविजन जो है वो आज का लाइबिलिटी है, ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, ऑफ अनसर्टेन अमाउंट, अमाउंट सर्टेन नहीं है, विच कैन बी मेजर्ड रिलायबली बाय यूजिंग सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेट करके हम इसको मेजर कर सकते हैं, और ये क्या है, पॉसिबल एप्लीकेशन है। फिर क्या कह रहा है, अ प्रोविजन मीट्स रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मतलब ऐसा क्राइटेरिया जिसके आधार पे ये डिसीजन लिया जाता है कि हम उसको लायबिलिटी के तौर पे माने कि नहीं माने, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो प्रोविजन क्या करता है, उसको मीट करता है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या करता है, उसको मीट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं है कि हमको देना ही पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, नहीं भी देना पड़ सकता है। लेकिन प्रोविजन के केस में क्या होगा कि लायबिलिटी तो फिक्स है, कितना वो फिक्स नहीं है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम पॉइंट हम लोग उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, इफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट मतलब सेम चीज को इलेबोरेट करके लिखा हुआ है। आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, समझ में मोटा मोटी जो हमने बताया वही है। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है अच्छा सा, अगर देखो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द प्रोविजन और कंटीजेंट लायबिलिटी के बीच का फर्क समझने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। द सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर इंपोजेस अ पेनल्टी ऑफ अल्फा फॉर वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑन इंटरनल, द कंपनी गोज ऑन अपील इफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एस्टिमेट दैट इट इज प्रोबेबल that the company will have to pay the penalty, it is done as provision for the liability. On the other hand, if the management appreciate that the judgment of the the company will have to pay this obligation. हाँ देख, एक कंपनी पे गवर्नमेंट ऑफिसर ने कोई पेनल्टी लगा दिया, सरकारी एक्साइज वालों ने, सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर ने पेनल्टी लगा दिया। ठीक है, तो कंपनी क्या की, उसके अगेंस्ट में अपील में गई। अपील में जाना अभी आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, मतलब समझो कि कोर्ट में गया, अपील किया कि भाई सरकार मेरे साथ गलत कर रही है, मुझसे ज्यादा टैक्स ले रही है। तो आपका वकील जो है वो आपसे कहता है कि भैया मान के चलो कि आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा, आपको पेनल्टी भरना ही पड़ेगा। तो आपको अब ये एहसास हो रहा है कि आपको तो पेनल्टी भरना पड़ेगा, क्योंकि आपका खुद का वकील आपको कह रहा है। अब आप वो आपका जो वकील हो, आपके लिए किस बात का लड़ेगा, आपके लिए इस बात का लड़ेगा कि आपको कम से कम पेनल्टी भरना पड़े, लेकिन आपको पेनल्टी तो भरना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हालत है तो कंपनी एस्टिमेट करेगा कि कितना पेनल्टी भरना पड़ सकता है, और उस हिसाब से उसका प्रोविजन बना लेगा, क्योंकि ये तो तय हो गया कि पेनल्टी भरना पड़ेगा। लेकिन अब अगर वकील हमारा कहता है कि नहीं, हम आपको पैसा वापस दिला के रहेंगे, हम आपको पैसा नहीं डूबने, पेनल्टी नहीं भरने देंगे, तो हम क्या सोचेंगे कि तो चांसेस है कि मेरा पैसा हमको मिल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी चांसेस है कि हमको पेनल्टी भरना पड़ सकता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। समझे? इफ द मैनेजमेंट एंटिसिपेट दैट द जजमेंट ऑफ द अपीलेट अथॉरिटी विल बी इन इट्स फेवर, उसके फेवर में रहेगा, एंड इट इज लेस लाइकली दैट द कंपनी विल हैव टू पे द पेनल्टी, कम संभावना है पेनल्टी भरने का, तो उस केस में क्या करेंगे हम, डिस्क्लोज ऑब्लिगेशन एज द कंटीजेंट लायबिलिटी इंस्टेड रिकॉग्नाइजिंग प्रोविजन फॉर द सेम। उस केस में हम प्रोविजन खड़ा करने की जगह पे सिर्फ उसको कंटीजेंट लायबिलिटी बना के छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आई अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। आगे भी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट रिवीजन सेशन में। यहां तक आप लोग एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, और एक वीडियो मैं डालूंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि ये इंस्टीट्यूट का बुक कैसे निकालते हैं, तो वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और इस तरह से हम आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, आज का क्लास। हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।